जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में रियासतों और रजवाड़ों का विलय किस प्रकार हुआ था। ठीक, जैसे भारत आजाद हुआ था तो उस समय बहुत सारी रियासतें और रजवाड़ों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी थी, तो उनको कैसे कैसे मिलाया गया है। ठीक है, और उनमें प्रमुख तौर पर हम लोग 3 रियासतों को पढ़ेंगे, जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और एक आपकी हैदराबाद रियासत। इनको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या हुआ था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार जो आपका अधिनियम आया था, इसमें एक योजना आई थी, एक प्लान आया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये प्लान आपका 3 जून 1947 को लाया गया था। 3 जून 1947 को इसको माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया था कि जितनी भी रियासतें हैं जो स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र राष्ट्र बना सकती है, जो भारत में विलय करना चाहती है भारत में विलय कर सकती है, इसके अलावा जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। अब आप सभी लोगों को पता है कि वजीर बनना किसी को पसंद नहीं है, सब लोग राजा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी रियासतों ने भारत में विलय करने से मना कर दिया था और इसके अलावा पाकिस्तान में भी विलय करने से मना कर दिया था, तो वे अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहती थी। लेकिन अधिकतर बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन के प्रयासों के द्वारा भारत में मिला ली गई थी या कुछ पाकिस्तान में चली गई थी। लेकिन महत्वपूर्ण जो पॉइंट फंसता है हमारा आकर के जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और आपका हैदराबाद रियासत के फंसता है। ओवरऑल अगर हम देखें उस समय कुल 565 रियासतें लगभग अप्रोक्सीमेटली इतनी हमारी रियासतें उस समय थी। तो इनमें से आपकी 3 रियासतों पर बड़ा पैंच फंसा है और इसके लिए भारत सरकार को बड़े एक तरह से कदम उठाने पड़े। इनको हम लोग समझते हैं। इसमें सबसे पहले रियासत को हम देखते हैं जो थी आपकी जूनागढ़ की रियासत। जूनागढ़ में क्या होता है, देखो जूना का मीन्स होता है पुराना, गढ़ का मीन्स होता है किला। जूनागढ़ रियासत आपकी गुजरात के सौराष्ट्र में उस समय हुआ करती थी। हालांकि गुजरात उस समय नहीं था तो बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये आती थी। तो ये आपका पुराना किला स्थान था। तो यहाँ के जो नवाब थे वे महावत खां थे। यहाँ के नवाब महावत खां थे और यहाँ के जो उस समय दीवान थे ये आपके अल्लाह बख्श थे। यहाँ एक कहानी मिली जुली है। शुरुआत में क्या हुआ, इस माउंटबेटन योजना के तहत इसने शुरुआत में जूनागढ़ रियासत ने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं तो स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। जब इसने ये बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना महावत खां के ऊपर प्रेशर बना रहा था, इसके साथ संबंध भी थे। तो एक तरह से इसने कह दिया था कि बाद में आकर के इनकी एक सोची समझी साजिश थी कि पाकिस्तान में जूनागढ़ रियासत का विलय कर दिया जाए। और इसी का एक नतीजा था, यहाँ के दीवान अल्लाह बख्श हुआ करते थे। दीवान का मतलब उस समय सीएम का पद आप मान सकते हो। सीएम का पद उस समय इसके समकक्ष ऐसा आपका पद था। तो यहाँ के दीवान अल्लाह बख्श थे। इनको हटा करके यहाँ के जो दीवान बनाए गए थे शाहनवाज भुट्टो को बनाया गया था। शाहनवाज भुट्टो को इसका दीवान बनाया गया था। शाहनवाज भुट्टो बेनजीर भुट्टो के दादा थे। तो इनको यहाँ एक तरह से दीवान बनाया गया था ताकि एक ये दबाव बनाए, ये मिली जुली सरकार बना करके और ये पाकिस्तान में विलय करें। और यहाँ की इस रियासत की एक बात थी, यहाँ की जो जनता थी 80% हिंदू थी लगभग और 20% आपकी मुस्लिम थी। ठीक है, तो ये इनकी कहीं ना कहीं बेवकूफाना एक कदम था। कैसे बेवकूफाना कदम था, जो आपका ये जो क्षेत्र था जूनागढ़, आप वर्तमान में गुजरात को जो गिर क्षेत्र है उससे संबंधित था। अब कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान से तो वहां कहीं भी नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा अरब सागर से तो मिलता भी है। तो इनका कहना ये था हम पाकिस्तान से जो संपर्क साधेंगे हम समुद्री सीमा के तहत साध लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान में विलय चाहते हैं। और देखो क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को महावत खां ने पाक का हिस्सा बनने की मंजूरी दी थी कि हम पाकिस्तान में अपना विलय चाहते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो क्या हुआ था, इसके बाद 1 महीने बाद ही 15 सितंबर 1947 को इन्होंने विलय पत्र जो था उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते थे। इस बीच वीपी मेनन इनको समझाने के लिए वहां भी गए, इनके जूनागढ़ रियासत में गए हैं, लेकिन ऐसा बताया जाता है ये माने नहीं थे। और दूसरे शब्दों में ऐसा भी बताया जाता है कि वीपी मेनन से मिलने के लिए इन्होंने इनकार कर दिया था। यहाँ के जो नवाब थे महावत खां, इन्होंने इनकार कर दिया था। और अगर एक इसकी और क्वालिटी देखिए, चलो फिर इससे हम बाद में बात करते हैं। क्या हुआ था, जैसे इनको समझाने के लिए गए ये माने नहीं थे और इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलने की पूरी योजना बना ली थी। उधर से मोहम्मद अली जिन्ना को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। तो इसी बीच एक विचित्र घटना हुई जो भारत के पक्ष में साबित हुई बाद में जाकर के। क्या हुआ था, आपकी जो जूनागढ़ की रियासत थी, इसी रियासत के अंतर्गत 2 छोटी रियासतें और आती थी। एक का नाम था मंगरोल और एक का नाम था बाबियावाड़। तो मंगरोल और बाबियावाड़ इन्होंने भारत के साथ विलय की घोषणा कर दी। यहाँ के जो एक तरह से प्रमुख हुआ करते थे उन्होंने भारत के साथ विलय की घोषणा कर दी। अब ये बात महावत खां को पसंद नहीं आई, तो महावत खां ने एक तरह से कब्जा कर लिया था इन दोनों रियासतों के ऊपर। अब जब इन दोनों रियासतों के ऊपर महावत खां ने जबरदस्ती कब्जा किया था, तो ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को नागवार गुजरी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन और ये
जो आपके सरदार पटेल थे, ये सारे कार्य को देख रहे थे। तो आपके जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये कहीं ना कहीं आदर्शवादी थे, ये एक तरह से सिद्धांतों पर चलते थे कि बातचीत से ही रास्ता निकल जाए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का रवैया हमेशा कड़ा रहता था, उन्हें ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है, जो आपका जूनागढ़ का नवाब था, इन दोनों रियासतों पर। तो इसके जवाब में इन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना को एक तरह से इशारा किया, और इनके इशारे पर 24 अक्टूबर को चारों तरफ से ही 24 अक्टूबर 1947 को चारों तरफ से इसको घेर लिया गया, जूनागढ़ रियासत को। अब ये बात वहाँ के नवाब को पता चली, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अगले ही दिन 25 अक्टूबर 1947 को जो नवाब था मावत खां, यहाँ से भाग करके पाकिस्तान चला गया। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ का जो नवाब था मावत खां को एक तरह से कुत्तों का बहुत ज़्यादा शौक था। तो ऐसा बताया जाता है कि 800 से 1000 के आसपास इनके पास कुत्ते हुआ करते थे। तो ये अपने कुत्तों को लेकर के, इसके अलावा इनकी 9 बेगम थी, 9 पत्नियां, और ये बहुत सारा धन लेकर के चला गया था। ये धन ले जाने के चक्कर में उन कुत्तों को ले जाने के चक्कर में यहाँ से अपनी जो 9 बेगम थी, 9 में से 2 बेगम को यहीं भूल गया था, और 7 बेगम को लेकर के चला गया था। इसके अलावा इनका एक विचित्र तथ्य ये भी है कि इसे कुत्ते पालने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन 1959 में जाकर के रेबीज से इसकी मृत्यु हुई है, अर्थात कुत्ते के काटने से इसकी मौत हो गई थी। खैर आगे चलते हैं। तो जैसे यहाँ से भारत से भाग गया था, अब एक चीज हमारे पक्ष में रही, यहाँ से हम मानते हैं कि धन लेकर के गया था, बहुत सारा सामान लेकर के गया था, लेकिन एक है कि हमारी रियासत या हमारी जगह भारत का भौगोलिक क्षेत्र हमें सौंप करके चला गया था। तो ये गया, लेकिन भारत का क्षेत्र भारत के पास रह गया। तो ये हमारे लिए पॉजिटिविटी की बात है। लेकिन सरदार पटेल कहीं ना कहीं इस बात को भी जानते थे कि कल लोग ये ना कहे कि इन्होंने जबरदस्ती जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया। तो 1948 में, फरवरी 1948 में सरदार पटेल ने यहाँ जनमत संग्रह करा दिया, और यहाँ जनमत संग्रह जैसे ही हुआ था फरवरी 1948 में, उसमें 99% लोग यानी कि 99% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया था। तो एक तरह से 1948 में आकर के आपका जूनागढ़ रियासत भारत में मिल चुकी थी, और ये आपका भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। अब हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो मामला था, यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 70% मुस्लिम थी, और 30% यहाँ हिंदू लोग निवास करते थे। यहाँ के जो राजा थे, राजा या महाराजा हरि सिंह थे, हरि सिंह यहाँ के राजा थे, और इनके एक ब्रिगेडियर हुआ करते थे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हुआ करते थे। बहुत एक जबरदस्त कहानी है जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भारत में जो विलय करने का मामला है, एक एक घंटे में यहाँ कहानी पलट गया। इसको हम लोग समझते हैं। देखो क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना के तहत जो आपका दिया गया था सभी रियासतों को कि भारत में मिलना चाहिए भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में मिलना चाहिए पाकिस्तान में मिल जाए, इसके अलावा अगर स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहे तो स्वतंत्र राष्ट्र बना दे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इनके राजा हरि सिंह से मिले थे, और इनसे कहा था आप फैसला लीजिए, आप करना क्या चाहते हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि मैं ना पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ, न ही भारत में मिलना चाहता हूँ, मैं अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। इन्होंने इनके सामने रखा कि यदि मैं अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहूँ तो यहाँ पे माउंटबेटन ने कहा था कि ठीक, आप स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते हैं, ऐसे आपको एक तरह से अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन आप 2 दुश्मन देशों के बीच में फंस चुके हैं, 2 विरोधी देशों के बीच में फंस चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए आगे चल करके सही नहीं होगा। तो महाराजा हरि सिंह ने इस मामले पर कोई बातचीत नहीं की। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन तो लॉर्ड माउंटबेटन से शाम के समय इन्होंने बातचीत कर ली थी, लेकिन अगले दिन इन्होंने इनसे बातचीत भी नहीं की थी, क्योंकि जब भी इनको राजा हरि सिंह को किसी से व्यक्ति से मिलना नहीं होता था तो ये उनके अपने पेट के दर्द का बहाना बना लेते थे। अगले दिन सुबह वही कार्य हुआ, इन्होंने अपने पेट दर्द का बहाना बना करके लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने से मना कर दिया। खैर, इस बीच में पाकिस्तान की भी निगाह जम्मू कश्मीर पर बहुत अच्छे से गड़ी हुई थी। देखो, भारत की तो पहले से रणनीति एक रही है। भारत ने सोचा कि जब कोई बात नहीं, जम्मू कश्मीर जब अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है तो स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी थे वे जम्मू कश्मीर के बिना अपने देश को अधूरा मानते थे, अपने नक्शे को अधूरा मानते थे। तो इसी के तहत क्या किया इन्होंने, 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना में एक बड़े अधिकारी थे अकबर खान के नेतृत्व में 10,000 कबायलियों को इनको ट्रेंड किया गया, इनको ट्रेनिंग की गई, और इनको ट्रकों में भरकर श्रीनगर की ओर भेजा गया। पहले इनको ट्रेनिंग दी गई और 20 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर की ओर इनको भेजा गया। तो ये श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। अब ये 22 अक्टूबर को, 1-2 दिन में ही 22 अक्टूबर 1947 तक ये मुजफ्फराबाद, जो आजाद कश्मीर की उस समय राजधानी थी, यहाँ पे पहुंच गए, और ये सब के सब हथियारबंद लोग थे। अब इस खतरे से महाराजा हरि सिंह को उनके ब्रिगेडियर आपके राजेंद्र सिंह ने चेताया भी था
कि आप मान जाइएगा, भारत के साथ विलय कर लीजिएगा, भारत से सहायता मांग लीजिएगा। लेकिन महाराजा हरि सिंह को अपनी सेना पर विश्वास था। इन्होंने कहा था राजेंद्र सिंह ने कि कहीं ऐसा ना हो, ठीक है हमें अपनी सेना पर विश्वास है, लेकिन कल ऐसा ना हो कि हमारी जो सेना है उसमें लगभग आधी जनसंख्या या आधी संख्या में सैनिक मुस्लिम है, कल कहीं से मुस्लिम सैनिक मुस्लिमों के साथ मिलकर के हमारे खिलाफ विद्रोह न कर दे। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने ये कोई बात नहीं सुनी थी। खैर इसके बाद क्या हुआ कि 23 अक्टूबर को अगले दिन ये उड़ी पहुंच गए। उड़ी जो एक मूवी बनी है ना, हाउ द जोश है सर, तो उसकी कहानी है ना। तो 23 अक्टूबर को ये उड़ी पहुंच गए और जो श्रीनगर से मात्र 100 किलोमीटर दूर था। अब ये खतरे का एहसास राजा या महाराजा हरि सिंह को भी होने लगा था। इधर राजा की सेना के काफी मुस्लिम सैनिकों को, जिसका राजेंद्र सिंह को डर था, वही हुआ कि राजा की सेना के जो काफी मुस्लिम सैनिक थे वे विरोधी सेना में जाकर के उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। अब राजा को कहीं ना कहीं घबराहट होने लगी थी और इसी घबराहट के चलते राजा ने दिल्ली फोन किया और दिल्ली फोन करके कहा कि मैं फंस चुका हूं, मुझे बचाइएगा। अब इसी पर जम्मू कश्मीर पर पूरी निगाह गड़ाई हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन ने। तो वीपी मेनन आनन फानन में कश्मीर पहुंचते हैं और जैसे ही आपके कश्मीर पहुंचे इनसे बातचीत की और बातचीत के बाद ये दिल्ली वापस आकर के इन्होंने भारतीयों को सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू को वहां की स्थिति बताई गया और यहाँ से विलय पत्र लेकर के एक बार फिर से वहीं पहुंच गए, आपके कश्मीर में पहुंच गए। उधर आपका जब ये उड़ी पहुंच चुके थे तो उड़ी से श्रीनगर आने के लिए एकमात्र पुल था। उड़ी से श्रीनगर जाने के लिए एकमात्र पुल था। अब उस पुल को ध्वस्त करना ही सबसे बेहतर उपाय समझा राजेंद्र सिंह ने, क्योंकि अगर उस पुल को ध्वस्त कर दिया जाए, उस पुल को तोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सेना कुछ समय के लिए रुक सकती है, विलंब उनके एक तरह से उनके काम में पड़ सकता है। तो राजेंद्र सिंह ने ये दूरदृष्टि दिखाई और एक तरह से इस पुल को ध्वस्त कर दिया कुछ सैनिकों के साथ मिलकर के, और ये इसमें शहीद भी हो गए। बस एक बात का ध्यान रखना आप लोग, 3 रियासतें, आपकी जम्मू कश्मीर की रियासत हैदराबाद की और आपकी जूनागढ़ की, इनको भारत में विलय करने का बड़ा जो रोल है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय भारत में न मौजूद होते या इस समय इनके हाथों में कोई बागडोर न होती, ये फैसले न लेते, तो ये शायद भारत में ये तीनों की तीनों रियासतें न मिल पाती। लेकिन जम्मू कश्मीर अगर एक तरह से हम देखें किसकी देन है तो राजेंद्र सिंह के वो पुल ध्वस्त करने से यहाँ 2 दिन का समय मिल गया था भारत को सोचने के लिए और भारत को कार्य करने के लिए या एक्शन लेने के लिए, और यही वो मामला था। नहीं तो जम्मू कश्मीर की तो अब हमारे पक्ष में कोई बात भी न होती अगर राजेंद्र सिंह उस पुल को न उड़ाते। तो पाकिस्तान की सेना वहीं रुक गई, जो कबायली थे वे आपके वहीं रुक गए, उन्होंने अब नया रास्ता खोजने की कोशिश की। इधर वीपी मेनन इनके पास पहुंच चुके थे। अब 25 अक्टूबर को कैसे भी करके ये सेना आपकी बारामूला तक पहुंची, पाकिस्तानी सेना आपकी बारामूला तक पहुंची और बारामूला में बड़ी ही एक तरह से इन्होंने एक दरिंदगी दिखानी शुरू कर दी। इन्होंने क्या किया था बारामूला में, वहाँ हजारों स्त्रियों के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, इन्होंने हजारों स्त्रियों के साथ वहाँ बलात्कार किया था। इसके अलावा उन्होंने कत्लेआम मचा दिया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू महिलाओं के साथ ऐसा हुआ था, इनके सामने जो भी आता रहा, हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, इसके अलावा जो भी आपके महिला यात्री, सबके साथ बलात्कार किया गया और इसके अलावा इतनी अराजकता इन्होंने यहाँ फैलाई कि कत्लेआम मचा दिया। ऐसा बताया जाता है कि बारामूला में उस समय 1/3 व्यक्ति ही जिंदा बच पाए थे। तो उस घटना को बारामूला के लोग आज भी बहुत बुरे तरीके से याद रखते हैं। तो बारामूला से सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर 50 किलोमीटर दूर था। अब इधर क्या किया था, जो राजा हरि सिंह थे वे भाग करके जम्मू में आ गए थे, क्योंकि श्रीनगर की अपेक्षा जम्मू दूर था, ये पाकिस्तानी सेना से सेफ था। लेकिन वीपी मेनन और आपके ये मेहरचंद महाजन और वीपी मेनन ये आपके उस समय श्रीनगर में ही थे। राजा पहले आगे थे, राजा जम्मू में थे और वीपी मेनन श्रीनगर में थे। मेहरचंद महाजन उस समय जम्मू कश्मीर के पीएम हुआ करते थे, तो ये वहीं पे थे। तो आनन फानन में ये भी वहां से भाग करके किसी भी तरह से जम्मू आए और विलय पत्र राजा के पास लेकर के आए और उन्होंने राजा से कहा कि अब जम्मू कश्मीर को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा, आप भारत के साथ विलय कर लीजिएगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर को अब बचाना मुश्किल सी हालात है। तो राजा ने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन राजा ने यह भी कहा था कि हम सिर्फ रक्षा का मामला, संचार का मामला और विदेशी मामला ये सिर्फ भारत के साथ विलय करते हैं, बाकी हम अपना स्वतंत्र से अधिकार रखना चाहेंगे। खैर जो भी हुआ इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए और हस्ताक्षर करने के बाद जो इनका एडीसी था,
आपका महाराजा हरि सिंह का जो एडीसी था, उनको अपनी पिस्तौल थमाते हुए महाराजा हरि सिंह ने कहा था कि ये लो पिस्तौल, और अगर कल सुबह तक भारतीय हवाई जहाज या भारतीय सेना के हवाई जहाज श्रीनगर नहीं पहुंचे तो मुझे उठाना मत, गोली मार देना। प्रसिद्ध कथन है, जैसे लिखा हुआ है कि राजा ने 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर कर दिए तथा अपने एडीसी को अपनी पिस्तौल देते हुए कहा कि कल सुबह मुझे उठाना मत यदि भारतीय हवाई जहाज यहाँ न पहुंचे। अब इसी बीच होना क्या था, राजा के हस्ताक्षर के बाद अंतिम हस्ताक्षर आपके लॉर्ड माउंटबेटन के क्यों नहीं थे, तभी ये मामला पूर्णतः एक तरह से पूरे हस्ताक्षर माने जाते, पूर्ण विलय माना जाता। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर करने से आनाकानी की, वे चाहते थे कि युद्ध न हो, थोड़ा एक तरह से इससे युद्ध की स्थिति बन सकती है दोनों देशों के बीच में। लेकिन जब आपके जवाहरलाल नेहरू ये भी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, इन्होंने भी कोई ज्यादा एक तरह से दूरदृष्टि नहीं दिखाई, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल गर्म दिमाग के व्यक्ति थे। उनका कहना यह था जो जैसे मानता है उसे ऐसे मनाइएगा, जो बात से मानता है उसे बात से मनाइएगा, जो लात से मानता है उसे लात से मनाइएगा। और सरदार पटेल के विरोध ये कारण लॉर्ड माउंटबेटन को उसी रात को 26 अक्टूबर की रात को या 27 अक्टूबर की सुबह को 2, 3 या 4 बजे के आसपास, 2 या 3 बजे के आसपास हस्ताक्षर करने पड़े। और जैसे इन्होंने हस्ताक्षर किए, अब इन्होंने इशारा कर दिया था इंडियन आर्मी को, यानी कि भारतीय सेना को, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और आप सभी लोग जानते ही हो कि जहां इंडियन आर्मी पहुंच जाती है वहां ये अपना कार्य पूरा करके ही मानती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडियन आर्मी और तमाम लोगों में वीपी मेनन, इन तमाम लोगों का एक ही ध्येय था। कश्मीर के मामले पर इनकी एक ही बात थी कि दूध मांगेंगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे। तो सुबह आप भारतीय सेना वहां पहुंच जाती है और चारों तरफ से एक तरह से पाकिस्तानी कबाइलियों को वहां से भगाना शुरू कर देती है, और एक जहां तक ये पहुंचे थे इनको वहां से खदेड़ना वापस से शुरू कर देती है। इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, जब भारतीय सेना वहां पहुंची थी तो एक शेख अब्दुल्ला नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने भी भारतीय सेना की एक तरह से स्वागत का और उनकी तमाम तैयारियों में पूरा कोऑपरेट, पूरा सहयोग इन्होंने दिया था। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जो कायद आजम के नाम से जाने जाते हैं, पाकिस्तान में जो थे, तो उन्होंने लाख कोशिश की भारत पर हमला करने की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसके बाद एक छोटी सी घटना और हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में एक भाषण दे दिया, क्योंकि उनकी आदर्शवादिता तो बाद तक मौजूद रही है। उनकी आदर्शवादिता के चक्कर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का पैच हमारा फंसा हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारत में एक भाषण दिया था कि जैसे ही जब कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी वहां हम जनमत संग्रह कराएंगे। और यही भाषण बाद में जाकर के उन्होंने यूएन में भी दे दिया था, यानी कि वहां जनमत संग्रह की बात यूएन तक पहुंचा दी थी। अब यूएन में एक मामला जबरदस्त रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसको समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। एक चैप्टर 6, एक चैप्टर 7 है। आपका यूएन का एक अपना चार्टर है, यूएन का एक अपना संविधान है, तो उसमें कुछ एक्ट है, जैसे हमारे अनुच्छेद है, तो वहां का इनके चैप्टर 6 और चैप्टर 7 है। तो ये चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का मामला क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आपका ये मामला जम्मू कश्मीर का लेकर के गए थे, ये चैप्टर 6 के तहत लेकर के गए थे। अगर चैप्टर 7 के तहत लेकर के जाते तो तब भी हमारे हाथ से जम्मू कश्मीर निकल सकता था, लेकिन ये चैप्टर 6 के तहत लेकर के गए थे, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के पक्ष में ये चैप्टर 6 रहा था। अब ये चैप्टर 6 और 7 होता क्या, इसको समझिएगा। देखो, चैप्टर 6 के तहत जो मामले यूएन में जाएंगे उन पर यूएन जो फैसला देगा उसको मानना न मानना आपकी मर्जी होती है। लेकिन चैप्टर 7 के तहत जो प्रॉब्लम्स, जो मामले यूएन में जाएंगे उन पर अगर यूएन कोई फैसला दे देता है तो वो बाध्यकारी होता है, यानी कि उस देश को वो मानना पड़ेगा। तो इस पर यूएन ने जनमत संग्रह का मामला दिया है, लेकिन ये हमारे मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, हम इसको माने या ना माने। लेकिन इस तरह से ये आपका जम्मू कश्मीर का मामला था, जम्मू कश्मीर किस तरह से क्या क्या मामला हुआ, लेकिन ध्यान रखना एक एक मिनटों का, एक एक घंटों का इनमें हिसाब हुआ है। और इंडियन आर्मी समय से पहुंची थी और भारत का जो एक तरह से शीर्ष था, भारत का जो सिर था उसको जो हो तो यहीं कहीं रख दिया था। और पाकिस्तान के जो आपके नापाक इरादे थे उनको उन्होंने एक तरह से सबको एक तरह से खत्म कर दिया था, उनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया था, उनको ध्वस्त कर दिया था। अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद रियासत की स्थापना 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे 199 में पूछा जाता है। 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। और ये रियासत उस समय के भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे अमीर भी रियासत थी। हैदराबाद रियासत के बारे में ये कहा जाता है कि वर्तमान में मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी से लगभग 5 गुना प्रॉपर्टी यहाँ के निजाम के पास हुआ करती थी। तो खैर ये बहुत अमीर और बहुत बड़ी आपकी रियासत हुआ करती थी और यहाँ के प्रमुख को निजाम बोला जाता था। 1937 में टाइम मैगजीन
ने निजाम को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित भी किया था। 1937 में टाइम मैगजीन के द्वारा से अब जो हैदराबाद का निजाम था से सबसे दुनिया का अमीर व्यक्ति घोषित किया गया था। और उस समय निजाम आपके मीर उस्मान अली खान थे। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगर यहाँ की जनसंख्या की मैं बात करूँ तो यहाँ की जनसंख्या जो हिंदू थी वो 80% थी और मुस्लिम आपकी 20% थी। अब हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद रियासत को भारत की पीठ में एक तरह से कैंसर की तरह मानते थे। ये कि भारत की पीठ में कैंसर है और ये इसका इलाज करना चाहते थे, इससे छुटकारा पाना चाहते थे। उधर जो हैदराबाद के निजाम थे वे अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे और इसमें बाद में आकर के कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना इसको भी समर्थन कर रहा था हैदराबाद के निजाम को, तो ये पाकिस्तान की ओर भी झुकाव कर रहा था। अब देखिए ये हैदराबाद की स्थिति कहाँ है और पाकिस्तान जो आपका पूर्वी पाकिस्तान है ये कहाँ मिलना चाह रहे हैं, तो है इनकी भी बेवकूफ़ों वाली बात थी उस समय। खैर छोड़िएगा जो भी था। इसके बाद सरदार पटेल ने इन सारी बातों को देखते हुए जो उस समय सेना प्रमुख थे भारत की ओर से उन्हें के.एम. करियप्पा को अपने पास बुलाया और इनसे एक सवाल पूछा। एक मीटिंग हुई है, लगभग 5 मिनट चली थी। इनसे सवाल पूछा, यदि हम हैदराबाद पर हमला करते हैं, सैन्य कार्रवाई हम लोग हैदराबाद पर करते हैं और इसके समर्थन में हैदराबाद के समर्थन में पाकिस्तान भी सैन्य कार्रवाई करता है, तो क्या हम बिना किसी बाहरी सहायता के पाकिस्तान से निपट लेंगे? तो के.एम. करियप्पा का एक लाइन में आंसर दिया था उन्होंने कि बिल्कुल हाँ, हम उनसे निपटने में सक्षम है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी चीज को आधार मानते हुए अपनी सेना को निर्देश दे दिए थे और 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में आया हुआ है कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे था, तो हैदराबाद का एकीकरण से था या हैदराबाद को भारत में मिलाने से था। वास्तव में हुआ क्या था, हैदराबाद से सरदार पटेल चिढ़ क्यों खाए हुए थे। एक बार जो आपकी हैदराबाद रियासत के एक पदाधिकारी ने सरदार पटेल को एक चुनौती दी थी कि आपसे जूनागढ़ रियासत का तो मामला सुलझ नहीं रहा, हैदराबाद इतनी बड़ी रियासत को आप कैसे संभालोगे, कैसे इसका निस्तारा करोगे। सरदार पटेल कहीं ना कहीं इसके खिलाफ बिल्कुल आग उगलने के लिए तैयार थे और इसमें वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, तो इसको भारत में मिलाना चाहते थे। तो क्या हुआ, 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया। इस ऑपरेशन से पहले हैदराबाद के निजाम को यह पता लग चुका था कि कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर सैन्य कार्रवाई होने वाली है, तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से भी मदद मांगी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस समय हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर अभिजात वर्ग के लिए हम पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में नहीं डालना चाहते। और एक कार्य बहुत बढ़िया ये हुआ था कि 13 सितंबर 1948 को जिस दिन ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ था उससे 2 दिन पहले यानी कि 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई थी। जो बची खुची उम्मीद थी वो भी इसकी निजाम की समाप्त हो गई थी। खैर ये 5वें दिन जाकर के 5 दिन तक ये आक्रमण चला था, ये हमला चला था और इसकी जानकारी जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं दी गई थी। ये गुप्त तरीके से चला गया था। जब सेना हमारी हैदराबाद पहुंच चुकी थी तब सरदार पटेल ने कहा था कि हैदराबाद को चारों ओर से घेर लिया है। तो 17 सितंबर 1948 की शाम को हैदराबाद ने हार मान ली तथा हथियार गिरा दिए और इसी के साथ हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। जो हैदराबाद के निजाम थे वे एक तरह से सरदार पटेल के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उन्होंने बहुत एक तरह से माफी मांगी और इस रियासत का विलय भारत में इसी के साथ कर लिया गया। इस सारी प्रक्रिया में भारतीय सेना के 66 यानी कि 66 जवान शहीद हो गए थे और 57 जवान आपके 97 आपके घायल हुए थे। लेकिन भारतीय जांबाज सैनिकों ने, भारत के वीर बहादुर सैनिकों ने 807 सैनिक जो हैदराबाद रियासत के उनको मार गिराया था और ये एक तरह से बहुत इनकी बड़ी काबिलियत रही थी भारतीय सैनिकों की। अब उसी समय रियासत का जैसे आपका हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया था, पाकिस्तान एक बार फिर इससे चिढ़ खाया। तो पाकिस्तान के जो उस समय पीएम थे लियाकत अली, इन्होंने आनंद फानंद में अपनी एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में इन्होंने एक विचार रखा कि हम हैदराबाद पर अपना हमला करना चाहते हैं। तो इनके अधिकारियों ने मना कर दिया था। तो इसके बाद इन्होंने फिर कहा कि अगर हैदराबाद पर हमला नहीं कर सकते तो दिल्ली पर तो हमला कर ही सकते हैं। उन्होंने कहा था हाँ दिल्ली पर हमला कर सकते हैं हम, लेकिन उन्होंने इनके जो सहयोगी थे उन्होंने बताया कि हमारे पास इस समय 4 बम है, 4 में से 2 काम कर रहे हैं, 2 काम नहीं कर रहे हैं। 2 में से अगर एक बम हमने दिल्ली पे गिरा भी दिया तो यहाँ वहां से वापस नहीं आएगा। तो इस तरह से ये चाहकर भी ये कार्य अपना नहीं कर पाए थे। ये अपना कार्य है एक तरह से दिल्ली पर हमला, भारत पर हमला नहीं कर पाए थे। ये भारत की तीनों रियासतों का जिनको एक तरह से भारत में मिलाने में बड़ी एक तरह से जद्दोजहद करनी पड़ी है उनका मामला था। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाकई में एक बहुत दूरदृष्टि के, बहुत एक
एक दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे जिन्होंने इन तीनों रियासतों को भारत में मिलाया था। यदि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद आज भारत का नक्शा ऐसा ना होता। और दोस्तों मैं आज आपसे एक बात भी कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको मेरे हिसाब से शेयर करनी चाहिए। कारण क्या है, एक आपके एग्जाम के हिसाब से तो आपके लिए तो क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन सभी लोगों को भारत की रियासतों का भारत में विलय किस प्रकार हुआ है और इसकी जम्मू कश्मीर का पैच कैसे फंसा हुआ है, इसकी जानकारी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।